हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम नया चैप्टर लेके आने वाले हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सबसे लास्ट चैप्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। न्यूमेरिकल पार्ट जो एस्टिमेशन में आता है वो थर्ड चैप्टर में आता है, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा। और होप आप सबको सारा का सारा चैप्टर जितने भी मैंने प्रीवियसली जितने भी करवाए आपको सबको समझ आए हों। अगर आपको उनमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज का जो चैप्टर है, मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, वैल्यूएशन। चैप्टर फोर्थ क्या नाम है, वैल्यूएशन एंड टेंडरिंग कर दो, ठीक है। तो गाइज वैल्यूएशन तो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि वैल्यू, अगर जैसे कि हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, उस किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। सपोज ये मार्कर है, मुझे अगर इसका क्या करना है, इसका प्राइस फाइंड आउट करना है कि भाई कितना प्राइस है इसका मार्केट में, इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी कीमत है, वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट होएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यूएशन हो जाएगी। मतलब मैंने इस मार्कर की क्या निकाली, वैल्यूएशन निकाली। तो सिंपल लैंग्वेज में यही कहूँगा कि कैलकुलेशन, तो लिख देता हूँ पहले इसको मैं, द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है। तो मैंने कहा था कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर और ए प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना ही एक टाइप का वैल्यूएशन है। देखो, एक आपने सुना होगा कॉस्ट और एक वैल्यूएशन, डिफरेंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सपोज इस मार्कर की एग्जांपल लूंगा मैं। बाजार में गया, यहाँ आप गए, आपने मार्कर को बाय करके लाए। सपोज आप मार्कर लेके आए 20 रुपीज़ में, कितना, 20 रुपये में मैंने ये मार्कर लेके आया। बट अब मैं इसको बेचने जाऊँगा, इस मार्कर को क्या करूँगा, सेल करने जाऊँगा। तो जब मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद गया, तो मार्केट में क्या हुआ, प्राइस हाइक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट में क्या चल रहा है। अब मैं गया और मेरा मार्केट बिक गया कितने का, 40 रुपये का। मैं 40 रुपये का बेच के आ गया। तो मतलब जो मैंने जिसमें इसमें खरीदा था, जिसमें इस मार्कर को मैंने खरीदा था, वो इसकी क्या होगी, कॉस्ट। 20 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ द मार्कर एंड द 40 रुपीज़ क्या होगी, इसकी वैल्यू। कब, अब वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब क्या सर, 40 रुपये में नहीं बिकता। एक लड़का गया, बहुत होशियार क्लास का, वो 10 रुपये में बेच के आ गया। तो मतलब क्या, मैंने 40 रुपये बेचा, वो 10 रुपये में बेच गया। तो मतलब कि वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन कभी भी कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है और कॉस्ट से कम भी हो सकती है, ठीक है, या बराबर भी हो सकती है, ठीक है। बराबर होगी तो वो कॉस्ट और वैल्यू इक्वली बात होगी, ठीक है। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या है, मतलब ये कि मुझे कैलकुलेट करना है किसी बिल्डिंग का, किसी स्ट्रक्चर का, किसी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का, किसी मशीनरी का क्या प्रेजेंट वैल्यू, क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू। भाई क्यों जरूरत पड़ रही है, चलो पढ़ लेते हैं। अब पर्पस क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं वैल्यूएशन। देखो, अब अगर आपको मैंने बताया वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वैल्यूएशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी चीज़ को क्या करना है, बाय करना है, खरीदना है या फिर सेल करना है। तो पहला पॉइंट आप सबने, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, किसके लिए, फॉर बाइंग ऑब्लिक सेलिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी या किसी स्ट्रक्चर को क्या करना है, खरीदना है या फिर बेचना है, तो मतलब मुझे उसकी क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। सेकंड, फॉर रेंट फिक्सेशन, फॉर रेंट फिक्सेशन। अब एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे आप कभी जाते हो, जैसे पीजी वगैरह में जाते हो, रूम वगैरह में देखने जाते हो, तो आप क्या करते हो, देखते हो लोकेशन, देखते हो रेंट। अच्छा, आप रूम लेने जाते हो, तो अगर कहीं गली के अंदर कहीं जाके कोने में होगा, आउटसाइड मार्केट होगा, इजीली अवेलेबल मटेरियल नहीं होगा, मतलब बहुत ही दूर जगह होगा, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रेंट क्या होता है, कम होता है। और अगर आपको मेन सिटी में मिल जाए रूम और वहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल आसपास की मार्केट है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, आपका ऑफिस भी पास में है, आपका इंस्टीट्यूट या आपका स्कूल सब कुछ क्या है पास में है, तो वहाँ पे रेंट क्या होगा, ज़्यादा हाई होगा ना। तो मतलब
पर्पस मतलब सेकंड क्या, फॉर रेंट फिक्सेशन। मतलब मुझे अगर मेरी बिल्डिंग, सपोज मैं हूँ, मेरी ये बिल्डिंग है और मुझे इसको रेंट पे देना है। अब रेंट पे मैं क्या बोलूँगा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलूँगा नहीं आप इसका मुझे 10,000 दे दो, ऐसा तो नहीं है। अब वो क्या करेगा, पहले आगे पीछे इस एरिया में, मेरे नियर बाय एरिया में क्या रेंट चल रहा है, या मेरे नियर बाय एरिया में मेरी प्रॉपर्टी का क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है, इसकी जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, रेंट फिक्सेशन करूँगा। अगर वैल्यू ही कम होगी तो मैं रेंट भी कम ही ले लूँगा, अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई वैल्यू होगी तो मैं क्या करूँगा, रेंट भी ज़्यादा लूँगा। तो ऐसे कहा जाता है कि 6 to कितना 6 से 10%, 6 से 10% ऑफ वैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, रेंट फिक्सेशन के लिए 6 to 10% ऑफ वैल्यूएशन। मतलब जितनी मेरी बिल्डिंग की या जितनी मेरी स्ट्रक्चर की क्या होगी, या जितनी मेरी गाड़ी की या किसी भी चीज़ की क्या होगी वैल्यूएशन होगी, उसका 6 से 10% हमारा क्या होगा, रेंट फिक्सेशन। ऑब्जेक्टिव जो पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है वो, ठीक है। थर्ड, टैक्स एवेल्यूएशन। टैक्स एवेल्यूएशन, अब आपको क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी टैक्स एक वेल्थ टैक्स देना होता है, तो टैक्स के लिए भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ अपने पास आ जाता है लोन और मॉर्टगेज। देखो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया शायद से, जैसे अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है या किसी लैंड के अगेंस्ट लोन लेना है या कुछ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी क्या निकालते हैं, मॉर्टगेज निकालते हैं, इसकी कितनी वैल्यू है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या लैंड का कितना है, स्ट्रक्चर का कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो मतलब वैल्यूएशन यहाँ भी हमारा बहुत हेल्प कर रही है। वैल्यूएशन हमें अगर लोन और मॉर्टगेज करना है तो हमें वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। फिफ्थ आ जाता है इंश्योरेंस। अगर अब मुझे क्या करना नहीं है, अगर इंश्योरेंस का तो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपका मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी, आप जाते हो इंश्योरेंस कराने, तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी गाड़ी की क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। अब वैल्यू तो देखते हैं। अब जब आप एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की, जब आप नई नई गाड़ी लेके आते हो या नई नई मोटरसाइकिल लेके आते हो तो इसकी इंश्योरेंस काफ़ी हाई होती है, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद तो प्राइस क्या होता है, इंश्योरेंस का कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मोटरसाइकिल है या आपकी व्हीकल है उसका प्राइस भी क्या हो गया है, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम। तो मतलब इंश्योरेंस भी किस पे डिपेंड करता है, मेरी वैल्यू पे। भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो व्हीकल है, मेरा जो मशीनरी है, उसकी क्या है वैल्यू, कितनी है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हम करेंगे डेफिनेशन। मैं आपको क्या कराऊंगा इस चैप्टर में, जो है वैल्यूएशन चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, सिर्फ टर्म्स को डिफाइन करता जाऊंगा, मैं नंबरिंग डालता जाऊंगा। 15 या 14 अराउंड 14-15 अराउंड टर्म्स होंगी, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उन्हीं टर्म्स, मैं ये नहीं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है, उन टर्म्स में से हर एक 15 की 15 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई भी टर्म्स में से क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी है हर एक एग्जाम में, कहीं ना कहीं हर एक टर्म का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम मार्केट वैल्यू। सबसे पहली टर्म आएगी मार्केट वैल्यू। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नंबर 1, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करना होगा मार्केट वैल्यू की, तो ये सब आपको पता चल ही गया होगा। मार्केट, जैसे कि मार्केट में कितनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो मतलब ये क्या, मार्केट में कितनी वैल्यू। अगर मुझे एक बात बताओ, किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू कैसे पता लगती है, जब आप उसको क्या करने जाते हो, सेल करने जाते हो, सेल करने जाते हो, ऐसा तो नहीं पता लगती है भाई घर बैठे बैठे क्या करोगे, हाँ मेरी मार्केट वैल्यू, नहीं। जब आप मार्केट में जाते हो, किसको, सपोज इस मार्कर की बात करूंगा, भी मेरे सामने मार्कर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को लेके जा रहा हूँ, बाजारों में घूम रहा हूँ, और जब मैं जाऊँगा वो इस मार्कर को क्या करूँगा, सेल में रखूँगा, इसको बेचने के लिए रखूँगा। बेचते टाइम इसको एक बोलेगा 20 का दे दो, एक बोलेगा 10 का दे दो, एक बोलेगा 30 का दे दो, एक 40 का, तो मुझे क्या होगी, इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। हाँ भाई, मतलब वो अमाउंट जो मुझे पता लगे कब, जब मैं इसको ऑक्शन पे रखूँ, ऑक्शन मतलब फॉर सेल पे रखूँ, तो मुझे जो अमाउंट पता लगता है, जो वैल्यू पता लगती है, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट which can be obtained at any particular time from the open market। मतलब क्या, मतलब किसी चीज का मैंने पर्टिकुलर टाइम करके ओपन मार्केट में उसको छोड़ा, when structure oblique property is put on sale।
ठीक है। अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन, मतलब अमाउंट जो मुझे मिल रहा है जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर को किस पे रखा, सेल पे रखा। यहाँ आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो कि द वैल्यू व्हेन द प्रॉपर्टी इज पुट ऑन ऑक्शन, या ऑक्शन पे रखा, सेल और ऑक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब जब मुझे उसकी वैल्यू पता लगेगी, जब मैंने क्या रखा, उस प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को क्या रखा, सेल पे रखा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मार्केट वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है? सबसे पहले क्या, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि मेरा स्ट्रक्चर किस टाइप का है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा तो नहीं है कि अब आप किसी खंडर, किसी घर का आपका कमरा और बिल्कुल टूटा फूटा, मतलब जिसकी आपने कभी रिपेयर ही नहीं कराई और आप चल पड़े उसको बेचने के लिए और एक्सपेक्ट करते हो कि आपको हाई प्राइस मिले, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मार्केट वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है आपकी जो बिल्डिंग है उसकी कितनी रिमेनिंग डिज़ाइन लाइफ है, पहला पॉइंट। तो मैं लिखता हूँ, लिखते समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, नंबर 1 लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन क्या है। मैंने बताया आपको इजिली मार्केट है, इजिली ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इजिली मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर दराज कहीं गांव में बसा दिया ना। तो मतलब लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप जब अपनी लिए कुछ खरीदने जाते हो, कोई प्लेस लेने जाते हो या घर लेने जाते हो, कुछ भी, सबसे पहले क्या देखते हो? लोकेशन देखते हो आसपास की। तो मतलब लोकेशन इज द फर्स्ट, डिपेंड करता है किस पे, मार्केट वैल्यू पे। सेकंड, रिमेनिंग डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मेरी स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ मतलब क्या? यूटिलिटी लाइफ। डिज़ाइन लाइफ का मतलब क्या? यूटिलिटी लाइफ। मतलब मेरी स्ट्रक्चर जो है उसकी कितनी यूटिलिटी लाइफ है, अभी मैं उसको कितने साल तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, या किसी मशीनरी की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की। तो अगर रिमेनिंग डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है हमारी मार्केट वैल्यू। थर्ड अपना वेयर एंड टेयर ऑफ स्ट्रक्चर। वेयर एंड टेयर तो समझ ही गया आप, मतलब हमने किस तरह से उस स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, कितना रफ एंड टफ यूज़ किया, उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। फोर्थ, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है वो, उसमें क्या बनाया था आपने, पहले क्या था, घर था, रेजिडेंस था, या फिर कोई ऑफिस था, या फिर स्कूल था, किसी भी तरह का मतलब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब चीजें हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपने पास आता है बुक वैल्यू। सेकंड अपने पास आता है बुक वैल्यू। देखो नाम से पता लग रहा है बुक, बुक मतलब क्या, अकाउंट बुक, मतलब कि वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ ए स्ट्रक्चर, मतलब कैलकुलेट जब हम वैल्यू निकालेंगे उसकी, कि उसकी अकाउंट पे, अकाउंट मतलब बुक का मतलब क्या है, किताबों में, अकाउंट्स में, मतलब उसकी क्या वैल्यू है। आफ्टर माइनसिंग, आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, ये एक वर्ड याद है, आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है जैसे कि अब मैंने इस, सपोज मेरा ये घर है, मैंने इसमें रहता हूँ, मैंने क्या किया, इस घर को बनाया मैंने 20 साल पहले, बट मैंने एक बार भी इसमें वाइट वॉश नहीं करवाया, मैंने एक बार भी इसको मेंटेन नहीं करवाया, मैंने कुछ किया ही नहीं, इस पर 1 रुपया भी नहीं खर्चा, इसमें बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करता हूँ, इसको बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ करता हूँ, तो उसकी क्या होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन वो आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको बहुत ही गंदे तरीके से, जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, ईयर्स बढ़ते जाएंगे, तो मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो घर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या था, अमाउंट, मैं लिख देता हूँ, अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक, अमाउंट शोन in the account book after deducting the necessary depreciation। मतलब वो अमाउंट जब मैंने उसमें से क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों निकाला? क्योंकि वो तो निकालूंगा ना, क्योंकि मेरी बिल्डिंग क्या है, मेरी बिल्डिंग मैंने अच्छे से मेंटेन नहीं किया, वेयर एंड टेयर बहुत ही मतलब हुआ है। अभी डेप्रिसिएशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, अभी सिर्फ इतना जानो कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब उसकी डिज़ाइन लाइफ बची हुई है, बट मैंने उसको इतने गंदे तरीके से यूज़ किया कि उसकी जो वो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। अब एक पॉइंट याद रखना जो ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं नोट में लिख देता हूँ इसको, बुक वैल्यू of structure decreases with depreciation। मतलब क्या, मेरी जो बुक वैल्यू है वो क्या करती है, बुक वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है डेप्रिसिएशन के साथ। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, मेरी बुक वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती है, किसके साथ, डेप्रिसिएशन के साथ। ठीक है, तो ये आगे मेरी फर्स्ट 2 डेफिनेशन। अब थर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम।
थर्ड और फोर्थ में ऐसे आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को पकड़ते हैं, नाम भी सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा सबने सुना होगा। तो थर्ड है अपने पास स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और फोर्थ अपने पास सैल्वेज वैल्यू। सुना होगा नाम आप सबने। देखो स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कचरा कबाड़ जो आप घरों में बेचते हो, या लोहा वगैरह कुछ भी तरह का जो स्क्रैप्ड है, जो आपका इस्तेमाल का नहीं है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं अगर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, देखना मेरी आवाज़ को सुनना आराम से प्यार से। देखो वो कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जब मैंने बिल्डिंग को क्या किया, डिसमेंटल किया, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसके बीच में से ब्रिक्स निकली होंगी, उसके बीच में से स्टील निकला होगा, उसके बीच में से टिम्बर निकला होगा, उन सब मटेरियल को, उस स्क्रैप को क्या किया, मार्केट में बेच दिया। समझ गए मैंने क्या किया, बिल्डिंग को क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद स्क्रैप जो निकला उसको मार्केट में बेच दिया और मुझे कुछ पैसे मिले, वो उस बिल्डिंग की क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू। जो पैसे मिले वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस बिल्डिंग की स्क्रैप वैल्यू। कब बेच, अब मैं इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ूंगा भाई, ऐसा मेरा क्या मन करे, उसकी डिजाइन लाइफ के बाद, उसकी यूटिलिटी लाइफ के बाद। जैसे ही उसकी यूटिलिटी लाइफ खत्म हुई, मैंने देखा कि अब ये बिल्डिंग मेरे को, या एक मशीनरी, या किसी भी, चलो बिल्डिंग की छोड़ो, मोटरसाइकिल की बात करो, एक मशीन की बात करो, किसी की बात करो, तो मैंने क्या कि देखा भाई अब मुझे बहुत ही खर्चा दे रही है, मेरे बहुत ज़्यादा मांग रही है, तो मैंने क्या तोड़ के उसमें सब कुछ निकाल के उसका जितना मुझे मिलता था मैंने क्या किया, उसको यूटिलाइज कर लिया अपने पैसे के लिए, और वो जो अमाउंट मुझे मिला वो क्या होगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू के बारे में सुनना, मैंने क्या किया, मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो है डिज़ाइन लाइफ हो गई है ओवर, खत्म, बिल्कुल डिज़ाइन लाइफ खत्म हो गया, बट मैंने उसको डिसमेंटल नहीं किया, मैंने उसको नहीं तोड़ा, मैंने उसको ऐसे ही जैसा था उसी तरह से क्या कर दिया, उसकी वैल्यू निकाली और उसको सेल कर दिया, बेच दिया, जो भी किया। तो वो जो वैल्यू विदाउट डिसमेंटल आती है उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। डिफरेंस पता लगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को डिसमेंटल करके कॉस्ट निकालते हैं तो मतलब स्क्रैप वैल्यू, विदाउट डिसमेंटल निकालते हैं तो मतलब सैल्वेज वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम इजी करके, लैंग्वेज में आपको समझ आएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, the cost of structure after dismantled known as scrap value, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सैल्वेज वैल्यू को लिख लो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन लाइफ, आफ्टर completion of design life, ठीक है, the cost after completion of design life of the structure, the cost of structure after getting without dismantled, आफ्टर गेटिंग को निकाल दो, आफ्टर विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, नोन एज सैल्वेज वैल्यू। देखो डेफिनेशन को फिर से रीड आउट करूंगा। वो कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर डिसमेंटल द बिल्डिंग नोन एज स्क्रैप वैल्यू। मतलब आफ्टर डिसमेंटल, मतलब वर्ड्स को मैं मार्क कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डिसमेंटल स्क्रैप वैल्यू, विदाउट बीइंग डिसमेंटल सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। आफ्टर डिसमेंटल कॉस्ट निकाल लेंगे किसी बिल्डिंग की, किसी स्ट्रक्चर की, तो वो स्क्रैप वैल्यू आएगी। विदाउट बीइंग डिसमेंटल निकालेंगे तो क्या आएगी, सैल्वेज वैल्यू आएगी। तो अभी एक पॉइंट है जो इसमें नोट करना है आपने, वो कई बार पूछ लेता है आपको, वो पूछता है स्क्रैप वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव।
याद रखना, जो स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव कैसे, जैसे आपकी स्ट्रक्चर है, आपको जितना उसका कॉस्ट था, जितना लेबर उसको तोड़ने को लगी उतना ही आपको क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गया, तो आपका क्या रहेगा, या उससे ज़्यादा मिल गया तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर उतना ही मिला तो क्या हो गया जीरो, उससे कम खर्च घाटे में चला गया तो क्या हो गया माइनस, नेगेटिव। अब वो एक चीज़ और कहता है, वो कहता है कि अगर हम बात करें स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है आरसीसी की स्ट्रक्चर की, वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें देखो जितना स्टील उसमें से निकलेगा उससे ज़्यादा तो क्या करना पड़ेगा, आरसीसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में लग जाए, उतनी तो आपकी लेबर लग जाएगी, ठीक है ना। जितना सा उसमें से स्टील निकलेगा उसको जाके इस कबाड़ में बेचोगे, स्क्रैप में बेचोगे, उससे ज़्यादा क्या लग जाएगी आपको, उसको तोड़ने में और उसको निकालने की लेबर लग जाएगी। आजकल की डेट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या हो जाती है, लेबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रैप वैल्यू और अपना आ गया सैल्वेज वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ, फिफ्थ डेफिनेशन की तरफ, ग्रॉस इनकम। देखो ग्रॉस इनकम की अगर मैं बात करूं, सबको पता होगा ग्रॉस मतलब क्या, टोटल जितना कमाता है बंदा उसको कहते हैं ग्रॉस। तो अभी हमारी कौन सी डेफिनेशन चल रही है, फिफ्थ डेफिनेशन चल रही है। फिफ्थ अपने पास आ जाती है ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम का मतलब है अपने पास कि वो इनकम जो मैंने क्या किया, जनरेट कर लिया अपनी बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ के टाइम पे, मैंने क्या किया, वो इनकम जो मैंने क्या किया, जनरेट कर लिया अपनी बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ के दौरान, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिखूंगा, टोटल इनकम ऑफ ए स्ट्रक्चर, टोटल इनकम ऑफ ए स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इट्स डिज़ाइन लाइफ। मतलब कि मेरी बिल्डिंग की, मेरी स्ट्रक्चर की टोटल इनकम डिज़ाइन लाइफ के टाइम जो भी मैंने उससे कमाया वो मेरी क्या हो जाएगी, ग्रॉस इनकम हो जाएगी। अब एक सेकंड सिक्स डेफिनेशन आती है आउटगोइंग। सिक्स क्या आती है, आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स का देख के आपको क्या लग रहा है, इनकमिंग, आउटगोइंग, आउटकमिंग, आउटगोइंग, ऐसे मतलब आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है, जो जा रहा है। अब सपोज आपका घर है या आपकी कोई बिल्डिंग है, अब आपने क्या किया उसमें, आप उस पर एनुअली क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस के चार्जेस खर्चा कर रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, उसका टैक्स दे रहे हो, उसमें पानी सप्लाई जो भी दे रहे हो उस पर इतना खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या आपका एक आउटगोइंग्स है ना। सपोज एक बिल्डिंग है आपने रेंट पे दे दी है, आपको वो 10,000 पर मंथ रेंट देता है, 10,000 पर मंथ रेंट देता है, तो ईयरली उसका निकालोगे तो 1 लाख हो गया, 1 लाख अराउंड 1,20,000 हो गया। बट आप क्या कर रहे हो उसमें, सालों साल पूरे साल में आप 20,000 उस बिल्डिंग पे लगा रहे हो, उसकी वाइट वॉशिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या करो, 20,000 वो लगा रहे हो। जो 20,000 आप वो लगा रहे हो वो क्या होगी, इसकी आउटगोइंग्स हो गई, क्या होगी, आउटगोइंग होगी। और आपकी नेट इनकम क्या हो गई, 1 लाख। तो मतलब कि आउटगोइंग्स का मतलब क्या है, आउटगोइंग का मतलब है रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ यूज, मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंसेस किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और क्या बताया मैंने, टैक्स, मेंटेनेंस, टैक्स, या फिर रिपेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो आपका खर्चा है, जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपके क्या आउटगोइंग है, जो आप निकाल रहे हो, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस, टैक्सेस, रिपेयर ऑफ द स्ट्रक्चर और इंश्योरेंस, वो क्या होती है अपने पास, आउटगोइंग होती है। तो अगर वो पूछ ले आपको कि भाई आप आउटगोइंग तो आपको पता चल गया, पूछे नेट इनकम क्या होती है, तो याद रखना नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। मतलब मैं क्या करूंगा, मेरी जो भी आउटगोइंग्स होंगी उसमें से उसको मैं क्या करूंगा, ग्रॉस इनकम से माइनस करूंगा, तो मेरी नेट इनकम होगी। मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, रेंट वाली एग्जांपल दी, 1,20,000 आपका साल का आता था, बट 20,000 आप क्या करते हो उसमें पूरे ईयरली उस पर क्या करते हो, खर्चा करते हो, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी, आपकी नेट इनकम होगी 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब ये हमारी 6 डेफिनेशन हो चुकी है, 6 हो गए ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम,
नेक्स्ट है अपने पास ऑब्सोलेंस, 7th डालो हेडिंग 7th। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑब्सोलेंस का मतलब है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रिमेनिंग लाइफ ऑफ ए स्ट्रक्चर। मतलब कि मेरी बिल्डिंग की अभी यूटिलिटी पीरियड खत्म नहीं हुआ, मेरी बिल्डिंग है। अब सपोज मैंने घर बनाया, मैं एग्जांपल बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देता हूं। मैंने घर बनाया या आपने घर, मेरी छोड़ो, आपने घर बनाया, आपने बहुत ही अच्छे से बना दिया। बनाने के बाद क्या हुआ? आपकी हो गई शादी हो गई। ठीक है, शादी होने के बाद आपके क्या हो गया? चुन्नू हो गया, बेबी हो गया, चुन्नू हो गया। ठीक है, शादी होगी, आपने घर भी बना लिया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अब वो घर क्या हो गया? आपके चुन्नू को क्या लग रहा है? आउटडेटेड लग रहा है, पुराना लग रहा है। कह रहे वो कहता है पापा ये कैसा घर बनाया है, बहुत ही पुराना है। क्या हो गया? आउटडेटेड है, आजकल के जो फैशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बट अभी आपने तो अभी बनाया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसका यूटिलिटी पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। उसका यूटिलिटी पीरियड कितना है? 50 ईयर्स, अराउंड तो 50, 60, 70 ईयर्स तो होगा। बट आपने क्या कह रहा है, आपका चुन्नू क्या कह रहा है? भाई नहीं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस घर की जो यूटिलिटी पीरियड है वो तो है, पर इसका जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड हो गया है, इसकी जो दीवारें हैं वो आउटडेटेड है, हमारे रूम के डिज़ाइन आउटडेटेड हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके पापा, जो चुन्नू के पापा होंगे, वो क्या करेंगे? निकलेंगे बेचने के लिए, इसको निकलेंगे ना बेचेंगे। अब मार्केट में जब वो जाएंगे इसको बेचने के लिए, तो उनको पता लगेगा सच में मेरा बेटा, मेरा चुन्नू तो बहुत होशियार है, वो तो सच कह रहा था, क्योंकि ये क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया है। अब जब बेचे जाएंगे, जितने का उन्होंने बनाया था उतने का तो उनको नहीं बिकेगा ना, तो उसकी एक वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू है, उसको कहते हैं ऑब्सोलेंस। मतलब मेरी बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ खत्म नहीं हुई थी, यूटिलिटी पीरियड खत्म नहीं हुआ था, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो नई इनोवेशंस हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं बिल्डिंग के जो नए आ रहे हैं, वो जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। अब नया डिज़ाइन आ गया, बिल्डिंग का नया तरीका आ गया, नई तरह से घर बनने लगे, उसके कारण आपकी बिल्डिंग का रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं इसको डेफिनेशन में लिखता हूँ, डिक्रीज इन स्ट्रक्चरल यूज, डिक्रीज इन स्ट्रक्चरल यूज, डिक्रीज इन स्ट्रक्चरल यूज, मतलब उसके जो स्ट्रक्चरल यूज में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग रिमेनिंग डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। रिमेनिंग लाइफ कर दो, ड्यूरिंग रिमेनिंग लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी उस स्ट्रक्चर की क्या थी? डिजाइन लाइफ रिमेनिंग थी, बट ड्यू टू न्यू इनोवेशन, ड्यू टू न्यू टेक्निक्स, ड्यू टू न्यू इनोवेशन, ड्यू टू न्यू टेक्निक्स, ड्यू टू न्यू डिजाइंस, आपकी बिल्डिंग का क्या हो गया? पुरानी हो गई है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसका स्ट्रक्चरल यूज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब वो बिल्डिंग इतने अच्छे से आपको नहीं, आपके बेटे, आपके घर वालों को भी पसंद नहीं आ रही। अब आपने क्या किया? चलो आपके घर वालों को पसंद नहीं आई, ठीक है, अब आपने क्या किया? सोचा कि चलो हम नया घर बनाते हैं, इसको कहीं क्या देते हैं? रेंट पे दे देंगे। अब आप रेंट पे देने के तो आपको अच्छा रेंट भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में जो है बिजनेस सेंटर्स ही नहीं है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो आपने बनाई थी उस एरिया में बिजनेस सेंटर्स भी नहीं है। तो आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो गया। आपका जो बिल्डिंग बनाई थी उसका यूज क्या हो गया? कम हो गया। आउटडेटेड हुई नहीं थी, अभी यूटिलिटी पीरियड खत्म नहीं था, पर उसका जो यूज है वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है गाइस, तो अभी इसकी टाइप्स होती है ऑब्सोलेसेंस की, 2 टाइप्स है। ठीक है, नंबर 1 है फंक्शनल ऑब्सोलेंस। ठीक है, फंक्शनल के लिए मैंने बोला क्या? न्यू इनोवेशन एंड टेक्निक्स, मतलब ड्यू टू न्यू इनोवेशन एंड टेक्निक्स। मैंने बताया आपको, आपका घर पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि न्यू इनोवेशंस आ गई हैं, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ऑब्सोलेंस। सेकंड आता है इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस। मतलब इकोनॉमिक क्या? अब क्या हुआ? आपने सोचा न्यू इनोवेशन नहीं है, टेक्निक नहीं है, अब इसको मैं क्या करूंगा? बिजनेस सेंटर बनाऊंगा, बट बिजनेस सेंटर भी आप ना बना पाए, क्योंकि वहां से जितने बिजनेस सेंटर थे वो क्या हो गए? शिफ्ट हो गए, वहां मार्केट नहीं थी। तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस सेंटर्स। अब आपके एरिया में क्या हो गया? बिजनेस सेंटर नहीं थे, वो क्या हो गया? उस एरिया से बिजनेस सेंटर किसी और मार्केट में चला गया, कहीं और पे बिजनेस सेंटर बन चुका है। तो आपके एरिया का, आपकी जो बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चरल यूज है, उसका यूज तो अभी कर ही नहीं पाएंगे ना, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको कहते हैं ऑब्सोलेंस। तो आई होप आपको ऑब्सोलेंस बहुत अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है 8th आ जाता है अपने पास।
ठीक है, क्या रहता है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड, देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा सिंकिंग का मतलब क्या होता है। वो पैसा जब आप डूब रहे हो तब यूज करो। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाते बनाते आपने क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी से बात की, बोला कि मैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ आपने स्ट्रक्चर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से बात की। इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपया पर मंथ दूंगा, सॉरी 1000 रुपया पर मंथ या फिर पर ईयर दूंगा। ईयर की बात करते हैं, हर साल मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा। वो 1000 रुपीज़ आपने क्या करना है, एक फंड में इन्वेस्ट कर देना है, सिंकिंग फंड, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। वो इन्वेस्ट करते जाना है। अब 50 साल बाद उस बिल्डिंग जहां पे आप, जो आपने बनाई थी 50 साल पहले, अब उस 50 साल बाद उस बिल्डिंग की क्या होगी, वो फिनिश होगी, डिसमेंटल करनी पड़ेगी, उसकी डिजाइन लाइफ खत्म हो चुकी होगी। अब 50 ईयर्स बाद आप सोचोगे इस बिल्डिंग को तोड़ के मैं एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा, सोचोगे ना, सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है, उस प्लेस को, लैंड को यूटिलाइज करोगे, क्या करोगे, इस बिल्डिंग को तोड़ के मैं नई बिल्डिंग बनाऊंगा। उसके लिए आप क्या करोगे, वो सिंकिंग फंड जो आपने पहले रखना स्टार्ट किया था, हर साल 50 साल तक आप पे करते रहे, वो मनी आप यूटिलाइज करोगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। आप जो बिल्डिंग आपकी जो है वो डिजाइन लाइफ उसकी खत्म हो चुकी है, बट आपने वही अमाउंट क्या किया, यूटिलाइज किया अपनी बिल्डिंग को फिर से खड़ा करने के लिए। उसको क्या कहेंगे अपने पास, सिंकिंग फंड कह देंगे। ठीक है गाइस। अब सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड जो है याद रखना हमेशा 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जो सिंकिंग फंड है किसके लिए आता है, 90% पे लिया जाता है। क्यों लिया जाता है 90% पे, क्योंकि जो 10% है, क्योंकि जो 10% है वो कहां से कवर होता है, वो कहां से कवर होता है, मैंने आपको बताया था 10% क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू से कवर होता है। कहां से होता है, स्क्रैप वैल्यू से कवर होता है। क्योंकि जो स्क्रैप वैल्यू होती है, अगर मैंने आपको नहीं बताया, अगर वो पॉइंट मिस हो गया तो वो लिख लेना, जो स्क्रैप वैल्यू लिखा दूंगा, स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड की हम डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ मनी, amount of money which is required for, amount of money which is required for reconstruction, which is required for reconstruction of existing structure after completion इट्स डिजाइन लाइफ। मतलब उसकी डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद मैंने एक अमाउंट यूज किया बिल्डिंग की क्या करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको क्या कहूंगा मैं, सिंकिंग फंड। अब याद रखना एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 90% of cost of project, % of cost of project। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, because 10% of project cost, 10% of project cost can be covered by scrap वैल्यू। अगर स्क्रैप वैल्यू में वो पॉइंट मिस हो चुका है तो ये पॉइंट लिख लेना कि स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पॉइंट लिख लेना, मैं यहां लिख लेता हूं, याद रखना, स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो सिंकिंग फंड है वो 90% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। सपोज आपका जो अमाउंट है वो क्या करेगा, 90% पे हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। बट 10% कहाँ से निकालेंगे, अब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमने, फिर से कंस्ट्रक्शन को खड़ा करना है, 10% हम कहाँ से निकालेंगे, डिसमेंटल कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, डिसमेंटल करके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिसमेंटल करने के बाद भी आप हमें क्या मिल रहा है, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, कुछ कॉस्ट हम कमाएंगे, वो कहाँ से कमाएंगे, वो 10% कमाएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है एनुअल सिंकिंग इंस्टॉलमेंट का। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू SI अपॉन 1 + I की पावर n - 1। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, I क्या है,
आई है एनुअल सिंकिंग इंस्टॉलमेंट, आई इज इक्वल टू एनुअल सिंकिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा अपने पास सिंकिंग फंड, क्या हो जाएगा सिंकिंग फंड। आई क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना हमेशा किस में लेना है, डेसिमल में, डेसिमल में मतलब अगर 5% है तो 0.05 लेना है, ठीक है। हमेशा जब फॉर्मूला पुट करो किस में लेना है, डेसिमल में लेना है। आई आ गया, उसके बाद एन, एन हो जाएगा अपने पास डिजाइन लाइफ, क्या हो जाएगा डिजाइन लाइफ, ठीक है गाइस। तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है, फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद करना है। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कई बार क्या होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी इस फॉर्मूले के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या छोटे से आंसर्स कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो हम बढ़ेंगे अब अपने क्वेश्चन की तरफ, सिंकिंग फंड के क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन है अपने पास, ए पंपिंग सेट विद ए motor has been installed in a building at a cost of rupees 2500. Assuming the life of pump has 15 years, ये 15 है, ठीक है, as 15 years, work out the amount of annual installment of sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 4% compound interest। क्वेश्चन देखो कितना वर्डिंग कितनी बड़ी है, बट आंसर बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल लोगे। मैंने आपको बताया फॉर्मूला अपने पास क्या है, आई इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर होल पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर पावर n माइनस 1। अब अगर मुझे क्या निकालना है, एस, एस कितना मेरे पास 2500, मतलब 2500 इंटू आई कितना है 4%। मैंने बोला था किस में लेते हैं, डेसिमल में, 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04। डिजाइन लाइफ कितनी है 15 ईयर्स, मैंने 15 ले लिया, माइनस 1, तो कैलकुलेट करूंगा तो आएगा ₹125, ₹125। अब ये 125 क्या है, 125 क्या है, मैं लिख देता हूं इसको, द ऑनर, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए सिर्फ ये, द ऑनर टू बी डिपॉजिट ₹125 एन्युअली इन कितने इंटरेस्ट में, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, इन 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, कैरिंग इन्वेस्टमेंट फॉर 15 years to accumulate कितने पैसे accumulate की टोटल 2500। ये आपको नहीं लिखना है, ये चीज जो मैंने लिखाई है यहां से लेके यहां तक, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। मैंने कहा द ऑनर टू बी डिपॉजिट, मतलब वो एनुअली हर साल 125 रुपए डिपॉजिट करता रहा, कितने इंटरेस्ट में, 4% इंटरेस्ट में, और 15 साल बाद वो कितने इकट्ठे हो गए 2500, 15 ईयर्स बाद क्या हो गए वो 2500। तो यही उससे पूछा था, मुझे बताओ कि भैया कितनी इंस्टॉलमेंट वो करवा रहा था ताकि वो इकट्ठे हो गए कितने पैसे, 15 साल 2500। तो ये एक मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया, इसका आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन मल्टीपल एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसी का सिंकिंग फंड का एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, इसमें एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का, वो देखते हैं। ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय ए पर्सन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30,000 एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड at 4% interest, assuming the future life of building as 20 years and scrap value of a building as 10%। इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, जो अलग से एक चीज़ दी है वो क्या दी है, ये स्क्रैप वैल्यू दी है, ये दी है स्क्रैप वैल्यू। याद रखना जब भी क्वेश्चन में उसने स्क्रैप वैल्यू की बात कर दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सिंकिंग फंड को निकालने के लिए, एस क्या था, सिंकिंग फंड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 का क्या करना पड़ेगा, 90% लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो क्या, क्योंकि सिंकिंग फंड हमेशा 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। कितने पे करता है, 90%, मैंने आपको बताया था। तो यह आ जाएगा 27,000। अब मैं क्या निकालूंगा, एनुअल सिंकिंग इंस्टॉलमेंट निकालूंगा, फॉर्मूला SI अपॉन 1 प्लस आई
पावर n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करूंगा, आएगा 27,000। आई कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% इंटू 0.04, 1 प्लस 0.04, एनुअल ईयर्स कितने हैं 20 ईयर्स, 20 माइनस 1, तो आएगा ये ₹907 कितना आएगा 907, कुछ पॉइंट पे भी आएगा 0.20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई मतलब इंस्टॉलमेंट किसकी, सिंकिंग फंड की एनुअल जो इंस्टॉलमेंट। ठीक है गाइस, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करवा दिया। एक टाइप का क्वेश्चंस और आ सकता है आपको, तो उसका मैं टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कैसा पूछ सकता है। पूछ सकता है कॉफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड निकालो। जब उसने कॉफिशिएंट की बात कर दी तो घबरा मत जाना, कॉफिशिएंट का मतलब भी वही है, फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं लिखा देता हूं फिर भी आपको, ठीक है। अगर वो पूछ ले आपको कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड, तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड मतलब कि वो यूनिटी पे पूछ रहा है कि आपका यूनिटी पे एक सालाना आपने कितना किया, 1 रुपए पे पूछ रहा है आपको, यूनिट पे पूछ रहा है। तो उसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन है रिप्रेजेंट द इंस्टॉलमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड to be represent the installment of sinking fund to be paid in order to get ₹1 in order to get total ₹1 of amount of sinking fund, ठीक है, आफ्टर n years। मतलब ये कह रहा है कि 1 रुपया टोटल कितना, ₹1 यूनिटी पे, मैंने बताया यूनिटी पे बात कर रहा है, टोटल कितना ₹1 से इकट्ठा किया कितने पे, n ईयर्स में। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, I इज इक्वल टू, अब s क्या हो गया मेरा, S1 है, तो इधर क्या हो जाएगा, क्या I अपॉन 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला ये बन जाएगा, जो s है वो क्या मेरा यूनिटी है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, इस तरह से आएगा। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा सॉल्व कर कैसे करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड फॉर ए यूनिट अमाउंट, कितने पे, मैंने बताया आपको, जब बोले कि इस पे यूनिट अमाउंट ऑफ टोटल सिंकिंग फंड हैविंग डिजाइन लाइफ ऑफ 30 ईयर्स, इंटरेस्ट 5%। जल्दी से करते हैं इसको, कोई कर रहा है, क्या करना है इसमें, I इज इक्वल टू I अपॉन 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। I कितना मेरा 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05, n कितना 30 माइनस 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.015। ये क्या हो जाएगा मेरा IC, क्या हो जाएगा IC। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। तो होप गाइस अभी तक जितना मैंने आपको कराया वैल्यूएशन पार्ट का, अभी वैल्यूएशन पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना अभी तक करवाया है आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ उसकी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अलविदा लेते हैं अब आपसे। मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसको ज्वाइन कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।